नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे-राधे मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। मैं यश गौतम आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार लूसिड एकेडमी पटियाला में दोस्तों। और शाम के बज चुके हैं 9 और उम्मीद करते हैं आप सब लोग जल्दी से हाज़िर हो जाएँगे क्लास में। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, टॉपिक जो रहेगा हमारा वो आज का टॉपिक है आपका द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का वॉर हम पढ़ने वाले हैं। अमनप्रीत कौर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हेलो, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम? चलिए, तेज़ी के साथ सभी दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देंगे चीज़ों को, ताकि सभी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ जाएँगे स्पीड से। वॉइस वगैरह क्लियर है तो एक बार बता देंगे मुझे कि हाँ जी सर, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। चलिए साथियों, तो जैसा कि आप देख के आए होंगे थंबनेल पे, प्लासी का बैटल हम लोग पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो हैं मैंने आपको पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसमें आपने देखा कर्नाटक वॉर, सिमरनदीप कौर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है ना? जिसमें आपने कर्नाटक वॉर देखे, उससे पहले हमने यूरोपियन कंपनीज़ को कंप्लीट किया हुआ था। और आज का जैसा कि टॉपिक है, वो है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। चलिए, तो इसी की बात करते हैं। सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी है, वो कहाँ पे हुआ था? जय श्री राम, जय जय श्री राम मेरे दोस्तों, और प्यार भरा जय श्री राम आप सभी को भी। चलिए, तो एक बार तेज़ी के साथ जुड़ेंगे सभी दोस्त मेरे, आएँ। प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना? बैटल ऑफ प्लासी। अब प्लासी की अगर बात करते हैं, तो प्लासी सर कहाँ है? अगर प्रेज़ेंट टाइम में आज के समय में हम बात करते हैं, तो प्लासी बेसिकली आपका पड़ता है बंगाल के अंदर। कहाँ पड़ता है मेरे साथी? बंगाल के अंदर, बिल्कुल। अ, चलिए राधे-राधे, बहुत-बहुत राधे आप सभी को, ठीक है ना? तो प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल के अंदर पड़ता है, पहली बात। अब जब बात करते हैं सर बंगाल की, क्योंकि प्लासी जब बात आती है, तो प्लासी के लिए जब बात आती है, तो प्लासी पड़ता है सर मेरे बंगाल में, क्लियर बात है? अब बंगाल में ऐसा क्या है? तो समझें बेटा। बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं, पहले थोड़ा-सा मैं बंगाल की हिस्ट्री को लेकर के चर्चा करूँगा, देन फिर आपसे हम टॉपिक वाइज़ चीज़ों को क्लियर बिल्कुल करेंगे आगे की ओर, ठीक है ना? तो पहले बंगाल के बारे बारे में कुछ चीज़ें जान लें। चलिए, तो बंगाल का बेसिकली संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का संस्थापक बेसिकली कहा जाता है मुर्शिद कुली अली खां को। किसको कहा जाता है बेटा? मुर्शिद मुर्शिद कुली अली खान। कौन? मुर्शिद कुली अली खान, ठीक है ना? ये कौन है? तो ये बंगाल के कौन है भाई मेरे? संस्थापक है, यानी फाउंडर है। तो बंगाल की स्थापना किसने की थी? एक तरीके से अगर आपसे पूछता है किसने स्थापना की थी? तो भाई मेरे किसने स्थापना की है बंगाल की? तो ये की है मुर्शिद कुली अली खान ने, ठीक है? टॉपिक के एंड तक बने रहिएगा, धमाकेदार तरीके से आपको टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। जितने भी दोस्त मेरे आगे के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जब भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स आपके इस क्लास जो होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिल्ली पुलिस के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से बने हैं, है ना? तो इसी तरीके से जीएस के अंदर जो भी चीज़ें बनेंगी, मेरा वादा है दोस्तों कि मैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराते हुए चलूँगा। क्लियर है? चलिए, बस आपका साथ चाहिए मुझे, ध्यान देना। तो स्थापना की जब बात आती है, तो मुर्शिद कुली अली खान ने इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं बेसिकली बंगाल के अंदर चल क्या रहा है सर? बेसिकली अगर बंगाल की बात करें मेरे दोस्त, तो बंगाल कोई और जगह नहीं, आपकी सबकी जानी-पहचानी सी जगह है। बेसिकली अगर बात करते हैं, तो बंगाल कुछ और नहीं, मैप पे अगर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, तो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये बेसिकली क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। क्या कहलाता था? बंगाल। अब होता क्या है कि 1700 के आसपास की बात है, 1700 की बात है, 1700 एडी की बात है, जब बंगाल के अंदर जो है एक यहाँ पे नवाब को नियुक्त किया गया, जिसका नाम होता है, अपॉइंट किया गया मुर्शिद कुली अली खान को। क्लियर बात है? और इस टाइम पे मुगल बादशाह कौन है हमारा? तो इस टाइम पे अगर मुगल बादशाह की हम बात करते हैं, तो मेरे दोस्तों आप सबको पता होगा औरंगज़ेब जो है इस टाइम पे कौन है? मुगल बादशाह है। कौन है मेरे भाई? औरंगज़ेब। क्लियर? औरंगज़ेब इस समय मुगल बादशाह है, और औरंगज़ेब की मुगल बादशाही में यहाँ पे जो है अब धीरे-धीरे सिचुएशंस बदलने वाली हैं। आप सबको पता है औरंगज़ेब जो है 1707 में खत्म हो जाएगा। 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, तो जहाँ पे मुर्शिद कुली अली खान को बंगाल के अंदर एक तरीके से सूबेदार नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था इसको? सूबेदार के तरीके से नियुक्त किया था। और बंगाल के अंदर जब ये सूबेदार के तरीके से अपॉइंट किया गया था, ठीक है? एज़ अ गवर्नर अपॉइंट किया गया था। हाँ जी, वैकेंसी बहुत है मेरे भाई, हर बार आएगी वैकेंसी। अब एसएससी जीडी का सबसे बड़ी बात है भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा।
तो वैकेंसी की अगर बात करते हैं ना, जैसे एसएससी जीडी की बात कर लो, 2023 की जो वैकेंसी है, अभी वो क्लियर होनी है और बट उससे पहले ही पहले आपको एक और नोटिफ़िकेशन मिल गया भाई मेरे, एक और कैलेंडर जारी कर दिया एसएससी ने 2024 का, तो 2024 की भी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। अगर इस बार भी आप रह गए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मक्कारी करोगे फिर ध्यान रखना अपने जीवन के साथ में, अपने साथ में मक्कारी है ये। किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, है ना? माँ-बाप का क्या है वो तो एक दिन चले ही जाने हैं, ठीक है ना? तो जय श्री राम बोल के धमाकेदार तरीके से तैयारी कीजिए और यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है? क्यों है लूसिड अकेडमी का चैनल ख़ास ये आपको पता लग जाएगा। आप लगातार साथ में बने रहिए, ठीक है ना? चलिए बात करते हैं, सूबेदार जब इसको अपॉइंट किया था तो इसकी मरने के बाद कहते हैं ना कि जब घर में कोई बुज़ुर्ग होता है तभी तक उसकी बात मानी जाती है और जब जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद सब अपने आप को एकदम फ्रीली फ़ील करते हैं कि अब हम आज़ाद हो गए सारी चीज़ों से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। समबडी इज़ वॉचिंग। गुड इवनिंग बेटा, बहुत वेरी गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है ना? तो ऐसा ही औरंगज़ेब की डेथ के बाद यहाँ पे होता है, जब औरंगज़ेब की डेथ होती है, तो उसके बाद मुर्शिद कुली अली खान जो है, अपने आप को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बंगाल का एक बड़ा नवाब घोषित करता है। और इसी के साथ बंगाल की स्थापना करता है प्रॉपर तरीके से। तो बंगाल का संस्थापक बेसिकली कौन कहलाता है? मुर्शिद कुली अली खान कहलाता है। चलिए, तो पहली बात तो ये आपको समझ में आई कि बंगाल का नवाब कौन है। अब प्लासी जो जगह है वो बेसिकली बंगाल में है। बंगाल में कहाँ पे है? तो मुर्शिदाबाद नाम की जगह पड़ती है। मुर्शिद कुली अली खान ने क्या किया था मेरे भाई, पहले बंगाल की कैपिटल होती थी ढाका, ठीक है ना? आज ये ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है, कभी ये बंगाल की कैपिटल होती थी और इस ढाका से अपनी कैपिटल इसने कहाँ करी थी? मुर्शिदाबाद बना दी थी। कहाँ बना दी थी बेटा? मुर्शिदाबाद। तो आपसे सीधे क्वेश्चन आता है कि बताइए ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल लेकर के कौन आया था? तो मुर्शिद कुली अली खान लेकर के आया था जो बंगाल का नवाब होता है। चलिए बहुत-बहुत सत श्री अकाल आप सभी को। हाँ जी, ठीक है ना? अब इसके बाद आगे की कहानी आप सबके सामने आने वाली है कि क्या होगा सर आगे? तो चलते हैं आगे मेरे भाई, है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट समझना। तो पहली चीज़ आपने समझी सबसे बड़ी बात कि बंगाल का नवाब कौन था, क्लियर? अब आगे बात करते हैं सर प्लासी वॉर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लासी वॉर की बात करते हैं। ये प्लासी में बैटल हुआ, क्यों हुआ? और यहाँ पे क्या ऐसा दिक्कत आई कि यहाँ पे जो प्लासी बैटल को यहाँ का जो प्रॉपर सूबेदार था या जो आप कह सकते हो जो बंगाल के ऊपर नवाब था वो हार गया इस लड़ाई को। तो समझना प्लासी का युद्ध आपको डेट पता ही है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर बात है बेटा? ठीक है ना? अब एक तरफ कौन है और दूसरी तरफ कौन है ये समझ के चलना यहाँ पे। एक तरफ यहाँ पे हो जाएगा, एक तरफ हम बात करते हैं बेसिकली ये जगह कहाँ पे है तो बंगाल के अंदर है। कहाँ पे प्लासी? बंगाल के अंदर है। तो एक बार बंगाल भी लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ लिख लेते हैं बंगाल। क्लियर भाई? अब बंगाल में घमासान हो रहा है, ठीक है ना? तो बेसिकली बात बंगाल की होने वाली है। बंगाल में एक तरफ आप पढ़ेंगे किसके बारे में तो यहाँ पे है अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज हैं जो कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम नाम का किला बना करके बैठे हुए हैं। फोर्ट विलियम नाम का किला जो है वो अंग्रेजों ने यहाँ पर बना रखा है। देखो भाई क्लास कंटिन्यू चलेगी, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लास को दबा के शेयर करा करो दोस्तों ताकि जो ब बच्चे हैं ना जो लाइक ऑफलाइन नहीं आ सकते, है ना? जिनके लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल चीज़ है, जिन्होंने कलम उठा कर के अभी तक लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया तो उनके बड़े काम आने वाली क्लास है ये, ठीक है ना? अंग्रेज हैं यहाँ पे बंगाल में और अंग्रेज कहाँ बैठे हैं? अपना किला बना रखा है उन्होंने फोर्ट विलियम नाम का किला है। कौन-सा किला है? फोर्ट विलियम नाम का उनका एक किला है अंग्रेजों का। ये कहाँ पे है बेटा? तो ये कोलकाता के अंदर है। कहाँ पे है? कोलकाता। क्लियर बात? चलिए कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ बंगाल का नवाब है। यहाँ पे बंगाल के नवाब की बात करेंगे और इस समय बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला है। कौन है? सिराजुद्दौला है। कौन है बेटा? सिराजुद्दौला। अब ध्यान से समझना, सारी लड़ाई का खेल आपको अब समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों ये लड़ाई हुई है, ठीक है ना? तो इधर सिराजुद्दौला है और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ, अब इधर जो माजरा बना है वो क्या बना है तो उसको समझना बेटा। इधर जो फोर्ट विलियम किला है ना, यहाँ पे इनका एक सबसे बड़ा सेनापति जो अंग्रेजों का है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजों का सारा सिस्टम चला रहा है। क्लियर बात है? और इधर सिराजुद्दौला देख रहा है। ठीक है ना? अब इधर सिराजुद्दौला के पास में सबसे बड़ी बात है कि 3 बड़े मजबूत सेनापति हैं इसके। एक तो इसका खुद का दामाद है, एक तो खुद का दामाद है और 2 जो हैं इसके सेनापति हैं प्रॉपर।
ठीक है ना? तो सेनापति और दामाद दोनों की बात करेंगे हम, सेनापति प्लस दामाद। सेनापति और दामाद दोनों की बात करते हैं। एक तरफ है कौन? इसका मेन जो मीर जाफ़र, क्या नाम है इसका? मीर जाफ़र, ठीक है ना? और एक था यार लतीफ़, कौन था बेटा? यार लतीफ़। साथ-साथ नोट्स बनाते जाना, बड़ा मज़ेदार होने वाली ये चीज़ें। एक होगा राय दुर्लभ, कौन है? राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। अब ध्यान समझना चीज़ों को, एक राय दुर्लभ। ये तो इसका कौन है बेटा? सेनापति भी है, एक तो सेनापति है और प्लस इसका दामाद है, किसका? सिराजुद्दौला का। दामाद प्लस सेनापति दोनों हैं और ये दोनों कौन हैं? ये दोनों इसके एक तरीके से सेनापति हैं। ये कौन है? सेनापति हैं। किसके भाई मेरे? सिराजुद्दौला के। तो ये तो कहानी है सिराजुद्दौला की। अब सिराजुद्दौला की एक चाची और है, जिसका नाम है, चाची है घसीटी बानो बेगम। क्या नाम है इसका? घसीटी बानो बेगम। क्या नाम है इसका? घसीटी बानो बेगम। अब बात समझना, सारी की सारी कहानी बननी कहाँ से है, ठीक है ना? इधर रॉबर्ट क्लाइव है। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है और इधर घसीटी बानो बेगम है, हाँ जी, मीर जाफ़र, बहुत बढ़िया, सिराजुद्दौला, हाँ जी, ज़बरदस्त। चलिए, आगे चलते हैं, ध्यान देना, जो चाची है घसीटी बानो बेगम और जो सिराजुद्दौला है उसका भतीजा, इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है भाई, है ना? कतई इनके अंदर जो है ज़बरदस्त जो है 24 घंटे अगर कह लो, मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर इनकी लड़ाई है, 36 का आंकड़ा है इन दोनों का। अच्छा, दूसरी बात, जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम में बैठा हुआ है और अब लड़ने की जो वजह है, इस लड़ाई की वजह है, वो क्या बनने वाली है तो समझें। युद्ध की वजह, समझना, युद्ध की वजह क्या-क्या थी, ठीक है ना? क्यों ये आखिरकार लड़ाई हुई, ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझने हैं, क्या-क्या युद्ध की वजह बनी। पहली चीज़ तो लड़ाई की वजह बनी कि जो सिराजुद्दौला है, ठीक है ना? ज़ाहिर-सी बात है, बंगाल का नवाब है तो अपनी नवाबी में उसने कुछ फरमान जारी किए हुए हैं, जिसमें उसने बता रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सिर्फ ट्रेड कर सकती है, यहाँ पे कोई भी अपना किलेबंदी नहीं करेगी, यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से जो है बंगाल की जनता को या फिर हमें एज़ अ नवाब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये बात इसने पहले ही क्लियर कर रखी है। लेकिन बावजूद उसके रॉबर्ट क्लाइव इस बात को दरकिनार करता है और दरकिनार करते हुए रॉबर्ट क्लाइव सिंपल सा जो उसने किला बना रखा था, यानी जो किला बना रखा था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, चारों तरफ से इसकी किलेबंदी कराना शुरू कर देता है। अब किलेबंदी जब होती है तो आपको पता है कि चारों तरफ से किले को पूरे तरीके से दीवारों से बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि बाहर वाले बंदे को जरा भी पता ना लगे, भनक ना लगे कि किले के अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसा नवाब उस टाइम पे नहीं चाहता था, जो कि इस सिराजुद्दौला की इच्छा के बाहर जाकर के इसने करना शुरू कर दिया। किसने बेटा? रॉबर्ट क्लाइव ने। पहली गलती इसकी ये थी। दूसरी गलती इसने क्या की? दूसरी गलती इसने की कि एक कृष्णदास नाम का इंसान था और कृष्णदास जो था वो उसके यहाँ से, सिराजुद्दौला के यहाँ से सरकारी जो खजाना था उसको लेकर के भागने लगा। जब वो उसको लेकर के भागने लगा तो सिराजुद्दौला ने भी अपने कुछ सैनिक उसके पीछे लगा दिए। लेकिन मजबूरन सैनिक उसको पकड़ नहीं पाए और उसकी पकड़ने की ना पकड़ने की वजह ये रही सबसे बड़ी, जब बाद में पता लगाया गया कि उसको, जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसने अपने किले के अंदर शरण दी थी। यानी उसने अपने किले के अंदर उसको छुपा लिया। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त। कोलकाता पर क्या लिख रहे हो भाई? अम्बान, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, कोलकाता में ही है, ठीक है, फोर्ट विलियम। चलिए, तो यहाँ पे उसने जब उसको छुपा लिया, तो ये बात पता लगी किसको? सिराजुद्दौला को, और ज़ाहिर-सी बात है कि उसने एक चोर को अपने यहाँ पे छुपाया है, जो कि सिराजुद्दौला के यहाँ से सरकारी खजाना लेकर के भागा था। बस यही बात जो बुरी लगी सिराजुद्दौला को, 2 बड़ी बातें जो कि उसको बुरी लगने लगी। तीसरी बड़ी बात ये थी कि इन अंग्रेज़ों ने अपनी जो पावर्स दी गई थी इन्हें, एक तरीके से ट्रेड करने की जो पावर दी गई थी, उनका ये नेगेटिव यूटिलाइज़ ज़्यादा करने लगे थे और इस नेगेटिव यूटिलाइज़ की वजह से मेरे लालियों, यहाँ पे जो है लड़ाई जो है दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये एक बैटल का रूप लेगी, अब ये एक युद्ध का रूप लेगी और औरंगज़ेब के मरने के बाद यहाँ पे हर कोई अपने आप को फ्री समझ रहा है पूरे तरीके से, ठीक है ना? ये बड़ी बात है। हर रियासत ने अपने आप को एक तरीके से फ्रीडमली अपने यहाँ का नवाब घोषित कर रखा है। उसी तरीके से सिराजुद्दौला भी मस्त है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है।
क्योंकि मुर्शिद कुली अली खां के बाद कई सारे यहाँ पे नवाब आए, अली वर्दी खां वगैरह बहुत सारे लोग आए। लेकिन अब यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला है। तो पहली वजह क्या रही तो ध्यान देना, कंपनी जो है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का या अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, ठीक है ना? दुरुपयोग बोले तो नेगेटिव यूटिलाइजेशन, दुरुपयोग कर रही है, करने लगी, ठीक है ना? पहली वजह। दूसरी वजह क्या रही तो ध्यान देना बेटा, दूसरी वजह क्या हो जाएगी कि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किले की किलेबंदी कर दी, किले की किलेबंदी बंदी करना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। दूसरी बात, जो कि किसको मंजूर नहीं था, जो कि सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तीसरी वजह रही सबसे बड़ी, कृष्णदास, कृष्णदास नाम का जो इंसान था, कृष्णदास, जो कि नवाब का सरकारी खजाना लेकर, खजाना लेकर भागा था, उसे कंपनी ने शरण दी। शरण बोले तो छुपा लिया उसको, ठीक है ना? उसको शरण दी। 2-3 वजहें तो ये आपको दिख रही होंगी। तीसरी वजह सबसे बड़ी क्या थी? जो इसकी चाची थी, जिसका नाम था घसीटी बानो बेगम। क्या नाम था? घसीटी बानो बेगम, ठीक है ना? घसीटी बानो बेगम से सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला की अनबन, सिराजुद्दौला की अनबन। एक तो ये वजह बनी और यही वजह जो है सब पे भारी पड़ने वाली है, ये अभी आप देखेंगे। थैंक यू मेरे भाई। चलिए, ध्यान देना। अब सिचुएशन क्या बनने वाली है वो समझना। यहाँ पे मीर जाफर है और इधर रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि मुझे किसी भी तरीके से बंगाल को जो है अपने कब्जे में लेना है, लेकिन डायरेक्टली वो बंगाल को कब्जे में नहीं ले सकता था, ये बात उसको भी पता थी। हाँ जी, हाँ, कृष्णदास, वही नाम है, सेम है ना? चलो, याद है तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें, बहुत बढ़िया। अब क्या था कि इसको पता था कि मैं डायरेक्टली बंगाल के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन किसी का साथ लेकर के मैं बंगाल के ऊपर जरूर कब्जा कर सकता हूं। इसी सोच के साथ में इसने क्या किया, इसने मीर जाफर को लालच दिया। और मीर जाफर को लालच देने की सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि मीर जाफर जानता था इस बात को कि रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ा अंग्रेजी कंपनी का बड़ा अधिकारी है, एक पूरी तरीके से वहां की सेना को लीड करता है। तो जाहिर सी बात है कि वो कोई बात कहेगा तो गलत नहीं होगी। तो सबसे पहले प्लानिंग करना शुरू किया गया द बैटल ऑफ प्लासी के लिए। और आपको पता है सिराजुद्दौला इन अंग्रेजों से जो है बहुत ज्यादा नाखुश है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव भी सिराजुद्दौला को चैलेंज करने के मूड में है कि मैं एक दिन इसको चैलेंज करूं, खुलेआम बैटल ऑफ प्लासी हो और कब जाकर के ये हारे और कब जाकर के हमारा बंगाल के ऊपर कब्जा हो, कायम हो, ठीक है ना? इस बात को देखते हुए मीर जाफर के साथ में प्लानिंग होती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव ने अचानक चुपचाप मीर जाफर के पास एक मैसेज पहुंचाया कि मीर जाफर, तुम्हें तुम्हें और तुम्हारे सेनापतियों के साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने अपने यहाँ पे इनवाइट किया है। और इसी इनविटेशन को पाकर के मीर जाफर जो है पहले, सबसे पहले अकेला पहुंचता है किसके पास में, किसके पास में बेटा, रॉबर्ट क्लाइव के पास में। और जाकर के पूछता है, जी मालिक आपने बुलाया था, हमने सुना है कि आप अंग्रेजी कंपनी के बहुत बड़े यहाँ पे अधिकारी हैं। कि बोला, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, बट मैं इतना जरूर है कि तुम्हारी चंद कुछ दिनों में किस्मत जरूर बदल सकता हूँ। बोले ऐसा क्या? कि हाँ। बोले कि क्या प्लान है ऐसा आपके पास कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना सकता हूं? कि वो तो हमारे अभी जो है सिराजुद्दौला हैं, कि सिराजुद्दौला को तो गद्दी से उतार देंगे हम। कि कैसे उतारोगे? तो प्लानिंग होती है दोनों में बैठ करके। सिराजुद्दौला जो कि उसका दामाद है मीर जाफर, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में चुपचाप गुफ्तगू होती है।
यानी इसको कह सकते हो आप खुफिया, ठीक है ना? और ये खुफिया बात जब इन दोनों के बीच में हो रही हैं, तो यहीं पे प्लान डिसाइड हुआ है कि किस तरीके से तुम लोगों को मेरा साथ देना है। और रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि बस जैसे मैं कहता हूँ वैसा-वैसा करते चलो और वैसे-वैसे जैसे तुम करते चलोगे वैसे ही तुम्हारी जो है प्रॉपर तरीके से बंगाल के ऊपर कब्ज़ा हो जाएगा। इसी बात पे भरोसा करके मीर जाफ़र जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल जाता है। किसके साथ में मिल जाता है बेटा? रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल जाता है। अब सिचुएशन यहीं तक खाली नहीं थी और क्योंकि 2 और सेनापति बचे हैं तो उनको भी मिलाना था। लेकिन पहले मीर जाफ़र मीटिंग करके अपने घर जाता है और चुपचाप जाकर के पहले घसीटी बानो बेगम से बात करता है। क्योंकि घसीटी बानो बेगम की मीर जाफ़र के साथ में अच्छा सिस्टम था, बनती बढ़िया थी, है ना? रिलेशन इनके बहुत मज़बूत थे। घसीटी बानो बेगम से कहता है कि चाची कुछ बात यूँ है कि मुझे आज रॉबर्ट क्लाइव ने बुलाया था और रॉबर्ट क्लाइव ने बुला कर के सिंपल सा मुझसे एक बात कही है कि बंगाल की नवाबी जो है वो तुम्हारे हाथ में आ सकती है। तो बोले कि कैसे आ सकती है? तो बोला कि उसने कुछ प्लान बताया है लेकिन हमें तीनों को वहाँ पे जाना पड़ेगा तब जाकर के कुछ होगा। तो चाची आप क्या चाहती हो? चाची ने कहा बेटा हरी झंडी दे दो और मैं तो चाहती हूँ कि सिराजुद्दौला किसी भी तरीके से बंगाल की गद्दी से हटे। यहाँ से उसका सफाया हो और तुम ये कैसे भी करके गद्दी पाओ, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूँगी पूरे तरीके से। तो देखो चाची भी साथ हो गई, अब बात है सिर्फ़ इन दोनों को मनाने की। तो इसने मीर जाफ़र ने यार लतीफ़ और राय दुर्लभ इन दोनों के साथ में मिलकर के एक मीटिंग की। बोला कि भाई यार कब तक हम लोग सेनापति-सेनापति खेलते रहेंगे? कुछ बड़ा करते हैं ना। बोले क्या बड़ा करते हैं? यार मैं चाहता हूँ कि हम लोग बंगाल की गद्दी को सँभालें, हम लोग बड़े बादशाही कायम करें बंगाल के अंदर। बोले कि तुम पागल हो गए हो? यार यहाँ पे हमारे नवाब सिराजुद्दौला हैं, वो कभी ऐसा चाहेंगे ही नहीं, ये तो उनकी तौहीन है। बोला कि तौहीन-वौहीन कुछ नहीं, हम जैसा कहते हैं अगर तुमने वैसा किया, तो तुम ज़रूर सेनापति के पद से आज मुक्त हो जाओगे और जो है कल को एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ। अरे ये बात यहाँ तक समझ में बेटा? एक बार बताते चलो मुझे यस लिख के भेजो एक बार कमेंट सेक्शन में अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक तो, ठीक है ना? अब इन दोनों को कैसे भी करके मीर जाफ़र ने क्या कर लिया, इन दोनों को कन्विंस कर लिया। अब तीनों पहुँचते हैं किसके पास भाई? ये भी और ये तीनों मिलकर के किसके पास पहुँचते हैं? इसके पास पहुँचेंगे रॉबर्ट क्लाइव के पास। तीनों के तीनों रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुँचेंगे। अब लेकिन कैसे बुलाया गया है, रॉबर्ट क्लाइव को भी पता है कि अगर ये बात सिराजुद्दौला को ज़रा भी भनक लगी कि तीनों सेनापतियों को मैंने बुलाया था, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि तीनों को मार दिया जाएगा और यहाँ पर हमारा दाल गलने से पहले जो है उसको यहाँ पे लात मार दी जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर हमारा, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हाँ जी, मनप्रीत गोस्वामी बेटा ठीक है, ज़बरदस्त चलो समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस होनी थी और डिस्कस होने के साथ-साथ क्या होता है, अब एक तरफ यहाँ कौन बैठा है, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लान करा, किस तरीके से प्लान किया रॉबर्ट क्लाइव ने वो देखो। रॉबर्ट क्लाइव का प्लान था कि तीनों को मेरे पास तक लेके आना है और इसने 3 बक्से बनवाए। क्या बनवाए बेटा? 3 बक्से बनवाए और उन तीनों बक्सों में रात के समय में इन तीनों को लेकर के आया गया। एक बक्से में कौन था? तो मीर जाफ़र था। एक बक्से में कौन था? मीर जाफ़र और दूसरे बक्से में कौन था? यार लतीफ़। दूसरे बक्से में कौन था? यार लतीफ़ और तीसरे वाले में कौन था? राय दुर्लभ। कौन था? राय दुर्लभ और ये तीनों ही कौन हैं? ये तीनों ही सिराजुद्दौला के मजबूत सेनापति हैं और इन तीनों के साथ मीटिंग हो रही है अब फोर्ट विलियम में बैठ कर के। और रॉबर्ट क्लाइव ने इन तीनों को समझाया, बोला कि युद्ध का मैदान होगा? कि हाँ जी, होगा। युद्ध का जब मैदान होगा तो ध्यान देना युद्ध का मैदान कैसा है, यानी वो बैटल जहाँ पे ये लड़ाई होनी है वो फील्ड कैसा है जिसको हम प्लासी का मैदान कह रहे हैं, तो वो समझो बेटा। एक तरफ यहाँ पे क्या है कि पहाड़ी है, एक तरफ यहाँ इस तरीके से क्या है पहाड़ी है, ठीक है ना? एक पहाड़ खड़ा हुआ है इस तरीके से और इस पहाड़ी के इधर साइड में इधर साइड में एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव होगा, कौन होगा? एक तरफ होगा रॉबर्ट क्लाइव और उसकी क्या होगी पूरी की पूरी सेना होगी। पूरी की पूरी क्या होगी उसके पास? अपनी सेना होगी। ये प्लानिंग चल रही है, वॉर की प्लानिंग चल रही है बिल्कुल जिस तरीके से शायद है मैंने मैप बनाया है, इसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने समझाया होगा किसको? इन तीनों सेनापतियों को, ठीक है ना? ये रॉबर्ट क्लाइव खड़ा हुआ है और इधर उसने बताया कि इधर तुम्हारी सेना होगी और इधर होगा मान लो सिराजुद्दौला। इधर कौन होगा? मान लो सिराजुद्दौला, तो उसके इस तरफ होगा
कौन? मीर जाफर। इधर मीर जाफर, इधर यार लतीफ होगा, इधर राय दुर्लभ होगा और इधर कौन होगा? मीर जाफर। और बीच में कौन होगा मेरे भाई? कि सिराजुद्दौला होगा। और बाकी तुम्हारी सारी की सारी सेना होगी। अब करना क्या है, प्लानिंग क्या है इस बैटल को जीतने की, और कैसे मीर जाफर तुम्हें गद्दी हम दिलाएंगे वो समझो। तो इसने कहा कि तुम्हारे पास सेना ज्यादा है, मेरे पास सेना इतनी नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जानता है कि इस सेना से मैं नहीं जीत सकता क्योंकि सेना बहुत बड़ी है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि ये लड़ाई ताकत के दम पर नहीं बल्कि दिमागी दम पर जीती जा सकती है। और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए अभी जबरदस्त एक प्लानिंग की जा रही है। और प्लानिंग में क्या किया जा रहा है? ये सारा का सारा प्लान रॉबर्ट क्लाइव इन तीनों सेनापतियों को समझा रहा है। कहता है कि तुम तीनों को बस एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? कि कुछ सैनिकों को तुम पहाड़ी के पीछे या कहीं भी ऐसी जगह छुपा देना कि तुम्हारी आधी सेना मुझसे आकर के लड़े और आधी सेना आकर के ना लड़े। यानी अगर होता है कि मैं आधी सेना को यहां से, अगर हमारी सेना जो है आधी सेना पे तुम्हारा कब्जा पहले कर लेती है, बाद में भले ही चाहे और सैनिक आ जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हारी सेना पे पूरी तरीके से कब्जा कायम कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के तुम्हें हमारा साथ देना है इस वॉर में। बोले कि बिल्कुल डील डन होती है। हमारी आधी सेना आपसे लड़ने आएगी, आधी सेना आपसे लड़ने आएगी ही नहीं। और ये डील डन होती है। और इस डील को डन होने के बाद मीर जाफर वादा लेता है कि अगर ये लड़ाई हम जीतते हैं तो वादा है कि आप मुझे जो है बंगाल का नवाब बनाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव हंस करके कहता है, हाँ 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 हाँ, कैसी बात कर दी। हमने ही तो तुम्हें नवाब के लिए पहली बार तुम्हें उकसाया है। हमने ही तो तुम्हें बताया है कि नवाबी क्या होती है, और तुम हमसे कह रहे हो कि जीतने के बाद तुम्हें नवाब नहीं बनाया जाएगा। अरे अवश्य बनाएंगे, जरूर बनाएंगे मेरे लाल, टेंशन ना लो। तो उसके बाद जब ये सारी डील डन हो गई तो उसके बाद अब ये पहुंचते हैं कौन? तीनों के तीनों अपने सिराजुद्दौला के पास में। अब जब सिराजुद्दौला के पास जाते हैं तो सिराजुद्दौला थोड़ा तो समझता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। और जैसे ही जाने के बाद मेरे दोस्त, उसके जाने के बाद अगले दिन यहाँ पर चैलेंज होता है किसकी तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से। और रॉबर्ट क्लाइव अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ इसके पास आता है, सिराजुद्दौला के पास आकर के कहता है सिराजुद्दौला, है तेरी बाजुओं में ताकत तो 23 जून 1757 का दिन फिक्स किया है। आ जाना बैटल ऑफ प्लासी के लिए। अगर तू जीता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये बंगाल छोड़ दूंगा। अगर मैं जीता तो वादा है कि तुझे बंगाल छुड़वाने पे मजबूर कर दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब इस तरीके से बात होती है दोनों के बीच में इस तरीके से बात होती है, तो इस बात को यहाँ पे क्या हुआ था बेटा? 1 मिनट रुकना बस। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो आपको और हमें दोनों को परेशान करने के लिए आते हैं भाई। चलिए, क्लियर है ना? तो क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जब दोनों के बीच में बात डन हो गई, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अब जब सिराजुद्दौला को समझाने की बारी आई, तो सिराजुद्दौला और इसके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, दोनों के बीच में जो डील डन हुई है, उस डील को डन होने के बाद अब सिंपल सा सिराजुद्दौला के ऊपर जो चैलेंज हुआ है, जो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से हुआ है, उसको सिराजुद्दौला एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ताकत के दम पर सिराजुद्दौला नहीं बना है, सिराजुद्दौला बना है तो विश्वास के दम पर। मेरे 3 ही सेनापतियों में से एक सेनापति काफी है तेरी हार के लिए। तू दिन देख, तूने दिन जरूर तय किया है, ये वॉर शुरू तेरी तरफ से होगा और इसका खात्मा हम सिराजुद्दौला करेंगे। तैयार हैं हम 23 जून 1757 की लड़ाई के लिए। तैयार कर तू अपनी सेना को, हमारी सेना तैयार है। और जब दोनों के बीच में ये बात हो जाती है, उसके बाद दोस्तों दिन आता है 23 जून 1757 का। अब बात आती है सबसे बड़ी कि ये सिराजुद्दौला अपने तीनों सेनापतियों के साथ में अगले दिन की जो लड़ाई होनी है ना? 22 जून को ये सारा सब कुछ हुआ। 23 जून की जो लड़ाई होनी है उसके लिए भाई प्री प्लान तो करना पड़ेगा। बोला फिर कैसे जीतेंगे? तो प्री प्लान के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्री प्लान के लिए बात की जाती है कि किस तरीके से सारा सब कुछ होगा। तो
उसके लिए अब ये तीनों इसका दिमाग घुमाना शुरू करते हैं, किसका? सिराजुद्दौला का। बोलते हैं, "महाराज एक काम करना पड़ेगा।" बोले, "क्या?" कि "हम एक काम करेंगे, उन्हें लालच देंगे।" लालच कैसे देंगे? सिराजुद्दौला जानता था इस बात को कि सेना बहुत है मेरे पास, मैं सिर्फ सेना के दम पे ही जीत जाऊँगा, मुझे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके तीनों सेनापतियों ने इतना दिमाग घुमा दिया सिराजुद्दौला को, मजबूर कर दिया और उसे भरोसा था इतना किसके ऊपर? मीर जाफ़र के ऊपर कि मीर जाफ़र है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे इस लड़ाई का ज़रा भी फ़िक्र नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मीर जाफ़र अकेला ही काफ़ी है। तब मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को कन्विंस किया और कहा कि जैसे मैं कहता हूँ, अगर नवाब हम उस तरीके से चले तो ये लड़ाई हम ज़रूर जीत जाएँगे, हम ज़रूर ये लड़ाई जीत जाएँगे। चलो, ठीक है ना? ये लड़ाई हम ज़रूर जीत जाएँगे। अब उसके बाद सिचुएशन क्या होती है, लड़ाई जीतने की जब भी बात आती है, ठीक है ना? ये लड़ाई हम ज़रूर जीत जाएँगे, उसके बाद सिचुएशन यहाँ बदलती है। अब ये इसको समझाने का काम करते हैं, बोलते हैं, "हम कुछ सेना अपनी इस पहाड़ी की तरफ छिपा देंगे।" बोले कि अच्छा, इस कुछ सेना को हम इधर छिपा देंगे और कुछ सेना को हम इधर छिपा देंगे इस पहाड़ी के पीछे। बोला, "इससे क्या होगा?" सिराजुद्दौला को समझा रहे हैं, कौन? ये सेनापति इसके। बोले कि जब सेना यहाँ छुपी रहेगी, तो उसको रॉबर्ट क्लाइव को लगेगा कि सेना बहुत कम है और वो अचानक ताव में आकर के हमसे लड़ने के लिए एकदम से पूरी सेना के साथ अटैक करेगा। जैसे ही उसकी सेना हमारी सेना के साथ अटैक करेगी, तो हमारे कुछ सैनिक मारे जाएँगे, कुछ उनके मारे जाएँगे। जो चंद सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के ज़िंदा बचेंगे, उन पे हम दोनों तरह से इस तरीके से इधर की सेना घेरेगी इनको और इस तरफ से ये वाली सेना घेरेगी इनको और घेरने के बाद जब इन सैनिकों को हमारी दोनों सेनाएँ घेर लेंगी और वहीं पे इनको खत्म कर दिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव की हार होगी। ऐसा कन्विंस कर दिया गया सिराजुद्दौला को कि सिराजुद्दौला इस बात को मानने पे मजबूर हो गया और उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें मंजूर है वैसा करो, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने सिर्फ विश्वास पे जीती हैं और मैं चाहता हूँ कि मीर जाफ़र ये लड़ाई तुम ही खुद कंटिन्यू करोगे। और मीर जाफ़र ने जिस प्लान के साथ जो अभी ये बात बिल्कुल भी सिराजुद्दौला को कानो-कान खबर नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ में इन तीनों सेनापतियों की मीटिंग हो चुकी है। उसने अभी भी सारा का सारा सिस्टम किस पे छोड़ दिया है? इसी के ऊपर छोड़ दिया है, मीर जाफ़र के ऊपर। अब आगे देखना ये बात कैसे होती है। तो जो बात सिराजुद्दौला को समझाई गई थी, उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। लड़ाई में बिल्कुल उल्टा हुआ। वक़्त है 23 जून 1757, ठीक है ना? वक़्त है 23 जून 1757 और जगह कौन-सी है बेटा? प्लासी। जगह कौन-सी है? प्लासी। कहाँ है? बंगाल के अंदर। कहाँ है? बंगाल के अंदर। मुर्शिदाबाद के पास में पड़ता है बेटा क्या? प्लासी, समझे? अब ध्यान देना, इस लड़ाई के अंदर ट्विस्ट क्या आने वाला है, तो अब ट्विस्ट आपको आएगा। क्लियर है? अब ट्विस्ट आपको आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा तो समझना। अब ये लड़ाई जब दोनों के बीच में होती है, दोनों तरफ से सेनाएँ हैं, इधर से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ में आ चुका है और रॉबर्ट क्लाइव को तो पता ही है कि ये तीनों के तीनों मेरे साथ हैं, तो मुझे तो टेंशन लेनी है ही नहीं और इसने प्लान के मुताबिक अपने कुछ सैनिकों को इधर और इधर छुपा दिया। किसने बेटा? तो इसने मीर जाफ़र ने, किसने? मीर जाफ़र ने इधर और उधर छुपा दिया है सेना को। लड़ाई वॉर शुरू होता है, दोनों के बीच में एकदम घमासान वॉर शुरू होता है और इस वॉर में ये सेना इधर की तरफ बढ़ती है, ये सेना इधर की तरफ बढ़ती है, दोनों सेनाएँ टकराती हैं, है ना? दोनों सेनाएँ टकराती हैं, वो पानीपत वाला हिसाब मत कर देना कि सर पानीपत की लड़ाई कैसी थी? भाई मैं बता नहीं सकता, पानीपत की लड़ाई बहुत खतरनाक हुई थी। इधर से सैनिक आए, इधर से सेना आई, इधर से मारा, उधर से मारा, है ना? दोनों सेना मारी गईं। ठीक है? तो वो वाली बात नहीं है, रियल स्टोरी है, जो भी है एनसीईआरटी बेस्ड है सारा का सारा, ठीक है ना? अब ये सेना में क्या होता है कि इधर जो सैनिक छिपे थे, अब ये सारे के सारे मारे जा चुके थे, ये सारी सेना मारी जा चुकी थी। इसके पास सिर्फ़ 1-2 सेनापति बचे थे, मीर और मदान। किसके पास बेटा? सिराजुद्दौला के पास। बस ये दोनों ज़िंदा बचे थे, बाकी सारी सेना मारी जा चुकी थी। अब इनको भी यहाँ पे जो है मीर और मदान को भी मार दिया गया और लास्ट में अब बचा था अकेला कौन? सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला ने पीछे मुड़ कर के देखा और कहा, "मीर जाफ़र, सेना बुलाओ ना।" अब लेकिन सेना तो तब बुलाए ना जब उसकी प्लानिंग रॉबर्ट क्लाइव के साथ फिक्स थी प्रॉपर तरीके से, उसको तो प्लानिंग को पूरा करना था। इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र एक-दूसरे की तरफ देखते हैं बीच वॉर में।
और जब पता लगता है कि मीर जाफ़र हँस रहा है सिराजुद्दौला को देख कर के, तो सिराजुद्दौला तुरंत समझ जाता है कि धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। और इस धोखे के साथ में जब उसको पता लगता है कि धोखा हुआ है, ये सेना बिल्कुल यहीं की यहीं छुपी रहती है, सेना को निकाला ही नहीं जाता है। क्योंकि सेनापति जब तक नहीं कहेगा, सेना एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। और इस सेना को यहाँ पे छुपाए रखा गया, एक भी गोला नहीं दागा गया बीच वॉर में। गोले वाली जो सेना थी, यानी जो बारूद और जो गोले की यहाँ पे बरसात होनी थी, वो इस सेना के पास था सारा का सारा। एक भी गोला दागे बगैर ये सेना भाग खड़ी हुई और पूरे तरीके से यहाँ पे ये लोग वॉर हार गए। अकेला बचा सिराजुद्दौला, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने एक तलवार पीछे एक तलवार इस तरीके से क्रॉस बना दिया और घोड़े पे सिराजुद्दौला चलता जा रहा है अपने महल की ओर। और बेगम, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया। इस धोखे को कहते जैसे ही महल की ओर पहुँचता है, मामला सारा जब तक खत्म हो चुका था। जब तक मामला खत्म हो चुका था, 23 जून के बाद अब वक़्त आ चुका था क्या बेटा? 30 जून, कौन-सा? 30 जून 1757। अब 30 जून 1757 का वक़्त आ चुका था और मीर जाफ़र जो है, बाकायदा सारी लड़ाई को जिताने के बाद पहुँचता है किसके पास में? तो मीर जाफ़र पहुँचता है रॉबर्ट क्लाइव के पास में। किसके पास में पहुँचता है? रॉबर्ट क्लाइव के पास में। कौन बेटा? मीर जाफ़र। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र। अब ये मीर जाफ़र पहुँचता है किसके पास? रॉबर्ट क्लाइव के पास और कहता है, जैसा कि हम दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि तुम लड़ाई जीतते ही गद्दी मेरे हाथ में दे दोगे। रॉबर्ट क्लाइव कहता है, हाँ, तो मैंने कब मना किया? लो ना, 30 जून 1757 को यहाँ पे जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। किसको? बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। बंगाल का नया नवाब, नया नवाब कौन बना? बहुत डीपली डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है ना? नया नवाब कौन बना? मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र नवाब तो बन गया, लेकिन मीर जाफ़र ने कभी ना तो नवाबी देखी थी और ना ही कभी नवाब के तरीके से काम किया था। वो तो एक सिंपल सा सेनापति था और सेनापति बन के चीज़ों को करता था। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ उल्टी हो गई। उसने क्या किया कि यहाँ पे नवाब बन गया। अब नवाब की बनने की वजह से इस पे कुछ काम नहीं करना आ रहा था कि शासकीय काम कैसे होते हैं, शासन कैसे चलता है, ये सब इसको नहीं आता था। ठीक है ना? हाँ जी, बंगाल का नवाब बना दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल। ये सब इसको नहीं आता था। इसी चीज़ को देखते हुए मीर जाफ़र जब कुछ नहीं था, अंगूठा टेक आदमी था बिल्कुल, अंगूठा छाप, ठीक है ना? अंगूठा छाप कह सकते हो आप, ठीक है? इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल अंगूठा छाप था। इसका फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया, रॉबर्ट क्लाइव ने उठाया और इसका फ़ायदा उठा कर के इसने क्या किया, बंगाल के अंदर इस बंदे ने क्या किया, बंगाल में टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। ठीक है ना? इतना टैक्स बढ़ा दिया कि ये भरते-भरते परेशान हो जा रही है जनता। अब जैसे ही जनता मीर जाफ़र के पास जाकर के कहती कि महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है। गरीबी बिल्कुल हमारे दामन छू रही है। अब हमसे इतना बर्दाश्त नहीं होता, हम लोग परेशान हो चुके हैं, कहाँ से दें आपको धन? कहाँ से दें आपको टैक्स? आप तो टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन टैक्स बढ़ा कौन रहा था? अंग्रेज़ी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि किसके ऊपर डलता था? मीर जाफ़र के ऊपर और मीर जाफ़र को चुकाना पड़ता था। जब ये सारी चीज़ें होने लगी हैं इनके साथ में, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान मीर जाफ़र को झेलना पड़ा। मीर जाफ़र अब पूरी की पूरी जनता के सामने आकर के अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता और कहता आखिरकार क्या कर दिया ये मैंने बंगाल के साथ। जब मुझे चीज़ों को चलाना नहीं आता था, तो मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी थी। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं आखिर क्या करूँ? तो इसके पास एक ही रास्ता था। इसका दामाद था बेटा किसका? मीर जाफ़र का एक दामाद हुआ करता था। मीर जाफ़र का दामाद था जिसका नाम क्या था? मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। क्या नाम था इसका? मीर कासिम। मीर कासिम। इसने क्या किया? दिन ब दिन हो रही बेतहाशा वृद्धि, है ना? डे बाय डे जो कंपनी के खर्चे बढ़ रहे थे और उन्हें चुका नहीं पाने की वजह से इस मीर जाफ़र ने अपनी जो गद्दी थी अपने दामाद को ट्रांसफ़र कर दी। यानी बंगाल की गद्दी किसको दे दी? बंगाल की गद्दी दे दी गई। किसको दे दी गई? बंगाल की गद्दी दे दी। किसको दे दी? तो बंगाल की गद्दी दे दी गई भाई मीर कासिम को। किसने? मीर जाफ़र ने।
अब मीर कासिम के हाथ में जैसे ही गद्दी आती है, मीर कासिम एक ही काम करता है, सबसे पहला काम करता है, बोला मुर्शिदाबाद जो कि बहुत नज़दीक है और अंग्रेज कभी भी आ जाते हैं टैक्स माँगने के लिए, कभी किसी के लिए, कभी पैसे के लिए, यानी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, ठीक है ना? यहाँ तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इससे बेटर है कि मैं एक काम करूँ, मैं अपनी कैपिटल चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? कैपिटल चेंज करता हूँ। तो इसने क्या किया, ध्यान देना मेरे लालो, मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया? मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया कि अपनी राजधानी राजधानी मुर्शिदाबाद से, कहाँ से बेटा? मुर्शिदाबाद से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई। कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई। इसने अपनी कैपिटल ही चेंज कर दी। बोले अब आओ अंग्रेजों तुम मेरे पास, ठीक है ना? पहला काम इसने ये किया। अब अंग्रेज जो है मुंगेर भी आ जाते और मुंगेर में आकर के इसको परेशान करते। जब इसको परेशान करते तो इसको भी फ़ील होता कि भई बोले क्या यार ये, मतलब यहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब इसने अपनी कैपिटल ज़रूर बना ली थी लेकिन इसके बाद भी चीज़ें जो हैं शांत नहीं हो रही थी। ठीक है ना? इसके बाद भी जो है चीज़ें शांत नहीं हो पा रही थी। दूसरी बात क्या है कि मीर कासिम जब नवाब बना था, तो मीर कासिम के हाथ में जब नवाबी आई है, तो मीर कासिम सबसे बड़ा यही चाहता है कि कैसे भी करके यहाँ की जनता को मैं खुश रख पाऊँ। एक तरफ मीर कासिम सिर्फ़ इस सोच में डूबा है कि मैं कैसे भी करके इसको खुश रख पाऊँ। कुछ मीर जाफ़र की भी यहाँ पे गलतियाँ रहीं। मीर जाफ़र की जैसे कि गलती रही, उसने क्या किया, उसने अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी ज़मीन जो है दान कर दी थी, क्योंकि उसको खुशी थी कि मुझे गद्दी मिली है और उस गद्दी की खुशी में उसने अंग्रेज़ों को एक बड़ा गिफ्ट दे दिया था। किसने बेटा? मीर जाफ़र ने। ध्यान रखना, मीर जाफ़र। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मीर जाफ़र कौन है, मीर कासिम कौन है। इसने क्या किया, अंग्रेज़ों को 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैंने बताया था बंगाल के अंदर सुंदरबन जो डेल्टा है वो 24th नॉर्थ परगना और 24 साउथ परगना को टच करता है। ये कौन-सा है? 24th परगना। परगना नॉर्थ वाला है। परगना की ज़मींदारी इसने अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी गिफ्ट में दे दी। किसमें दे दी? गिफ्ट में दे दी। किसने? गिफ्ट में दी, ठीक है ना? किसने? मीर जाफ़र ने। ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी और यही 24 परगना की जो ज़मींदारी है, ठीक है ना? यही क्या कहलाई? क्लाइव की जागीर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? क्लाइव की जागीर कहलाई। यही क्या कहलाई? क्लाइव की जागीर कहलाई। अब ध्यान देना, आपसे सीधे क्वेश्चन आता है कि क्लाइव की जागीर के नाम से जाने वाली ज़मीन कौन-सी है बंगाल के अंदर? तो 24 परगना है, जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का। क्लियर बात बेटा? ठीक है ना? हाँ जी, ज़बरदस्त। चलिए, अब मीर जाफ़र की जो गलतियाँ थी, उन्हें कौन भुगत रहा था? उन्हें भुगत रहा था इसका जो दामाद था या जो इसका सेनापति था, वो कौन था? मीर कासिम। इसकी जो गलतियाँ हैं, वो ये भुगत रहा है। अब इससे अंग्रेज़ों का पीछा नहीं छूट रहा है। अब अंग्रेज़ क्या करते हैं, वहाँ तक भी, मुंगेर तक भी ये लोग आते हैं। अब मीर कासिम सिंपल सा एक काम करता है। मीर कासिम क्या काम करता है? मीर कासिम जाता है सबसे पहले किसके पास? तो जाता है एक यहाँ पे मुगल बादशाह के पास। ये 3 लोगों के पास जाएगा बेसिकली। पहला जाएगा मुगल बादशाह के पास, मुगल बादशाह। और यहाँ पे मुगल बादशाह इस समय कौन है? तो शाह आलम है। कौन है? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड इस समय मुगल बादशाह है। एक है यहाँ पे अवध का नवाब। कहाँ का? अवध का नवाब। अवध का नवाब। एक इसके पास जाएगा, अवध के नवाब का नाम है शुजा-उद-दौला। क्या नाम है? शुजा-उद-दौला, ठीक है ना? ये गया अवध के नवाब के पास और एक खुद है, ये कौन? मीर कासिम। इन तीनों ने मिल कर के पहले मीर कासिम किसके पास गया है? तो मीर कासिम कहाँ का नवाब है बेटा? बंगाल का, ठीक है ना? बंगाल का नवाब, ठीक है ना? इस समय बंगाल का नवाब है। ये गया मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के पास और कहता है महाराज मुगल बादशाह, बंगाल को बचा लो। बंगाल बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बंगाल हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगा कर के बंगाल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और इधर ये मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को कन्विंस करता है।
तो दूसरी तरफ शुजाउद्दौला को कन्विंस करता है। शुजाउद्दौला से कहता है कि हमें लड़ने की ज़रूरत है और हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सेना लेकर के चलना पड़ेगा। और इधर जो है शुजाउद्दौला को भी कन्विंस कर लेता है और इधर खुद बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम, इन तीनों के साथ मिलकर के जॉइंट आर्मी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जॉइंट आर्मी बनती है। जॉइंट आर्मी। और यही जॉइंट आर्मी मिलकर के अगला वॉर लड़ेगी जिसको हम कहेंगे द बैटल ऑफ बक्सर। क्या कहेंगे? द बैटल ऑफ बक्सर। तो आगे की कहानी में हम लोग जानेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के पीछे क्या-क्या वजहें थी, ठीक है? अभी तक सिर्फ आपने जाना बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना? तो जानते रहिए, सस्पेंस में रहिए कुछ चीज़ों को लेकर के। यहाँ तक लास्ट एपिसोड में आपने देखा है कि जॉइंट आर्मी बन चुकी है। इसके बाद की जो कहानी होगी, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार क्या होगा इस जॉइंट आर्मी का। क्या ये जॉइंट आर्मी जीतेगी या ये जॉइंट आर्मी हारेगी? अगर जॉइंट आर्मी जीतती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? और जॉइंट आर्मी हारेगी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चलिए, राम, राम मेरे भाई, ठीक है ना? तो इसी के साथ बेटा आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर आपसे कल मुलाकात होती है हमारी, सेम टाइम, सेम जगह। आज के आनंद की जय।